नमस्कार छात्रों। चलिए आज ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को समझते हैं। नमस्कार छात्रों, वेलकम टू अल्फा ट्यूटोरियल्स कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10 सीबीएसई ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम पूरे अध्याय को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ में आए। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि आखिर संसाधन होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि उन्हें डेवलप और प्लान कैसे किया जाता है। इसके बाद हम दो सबसे जरूरी रिसोर्सेज लैंड और सॉइल पर फोकस करेंगे। और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे ताकि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये संसाधन या रिसोर्स होता क्या है? देखिए, हमारे आसपास मौजूद कोई भी चीज रिसोर्स तब बनती है जब वो तीन शर्तें पूरी करती है। पहली, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब क्या हमारे पास उससे निकालने की टेक्नोलॉजी है। दूसरी, इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब क्या उससे निकालना फाइनेंशियली सेंस बनाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 रुपए की चीज निकालने में 1000 रुपए लग जाएं। और तीसरी, कल्चरली एक्सेप्टेबल, क्या हमारा समाज उसे एक रिसोर्स मानता है। ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रायंगल देखिए, ये बहुत जरूरी रिलेशनशिप दिखाता है। इसके सेंटर में है हम यानी ह्यूमन बींग्स। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इस इंटरैक्शन से हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्पीड अप करते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रिसोर्स क्या है। तो अब सवाल उठता है कि हम इन्हें क्लासिफाई कैसे करते हैं। देखिए, आपकी नई एनसीईआरटी किताब में इसकी बहुत डिटेल्स नहीं है, पर इन कैटेगरीज को समझना चैप्टर को पूरी तरह समझने के लिए बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज को हम 4 मेन बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, ओरिजिन के आधार पर, क्या वो बायोटिक है, मतलब लिविंग जैसे प्लांट्स, या एबायोटिक नॉन लिविंग जैसे रॉक्स। दूसरा, एग्जॉस्टिबिलिटी पर, क्या वो रिन्यूएबल है, जैसे सोलर एनर्जी जो दोबारा बन सकती है, या नॉन रिन्यूएबल जैसे पेट्रोल जो एक दिन खत्म हो जाएगा। तीसरा है ओनरशिप, क्या वो इंडिविजुअल है, जैसे आपका घर, कम्युनिटी का है जैसे पार्क, नेशनल है जैसे रेलवेज, या इंटरनेशनल जैसे ओशन के रिसोर्सेज। और आखिर में स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स में बांटा जाता है। तो अब तक हम समझ गए कि रिसोर्सेज क्या हैं और कितने तरह के हैं। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही काफी नहीं है। किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए उनका सही तरीके से डेवलपमेंट और प्लानिंग करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो ये रिसोर्स डेवलपमेंट इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है, अगर उसे सही गाइडेंस मिले तो वो कमाल कर सकता है, लेकिन बिना गाइडेंस के वो अपनी टैलेंट वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल यही केस हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का है। अगर हम उन्हें प्लान करके डेवलप नहीं करते तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। जब हम बिना सोचे समझे रिसोर्सेज यूज करते हैं तो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। पहली, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कुछ लोगों के लालच की वजह से रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। दूसरी, सोशल इनइक्वालिटी, मतलब रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाते हैं जिससे सोसाइटी अमीर और गरीब में बढ़ जाती है। और तीसरी, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन जैसी बड़ी बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आसान भाषा में इसका मतलब है ऐसा डेवलपमेंट करो जो हमारी आज की जरूरतें तो पूरी करे लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के हक को मारे बिना, और सबसे जरूरी बात, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। इसके 2 गोल्डन रूल्स हैं, आज प्लैनेट को बचाओ और कल के लिए रिसोर्सेज को बचाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यह आइडिया ग्लोबल स्टेज पर आया 1992 में। ब्राजील के रियो डे जनेरो में अर्थ समिट हुई, जहां दुनिया भर के लीडर्स ने एजेंडा 21 पर साइन किया। इसका गोल बहुत बड़ा था, ग्लोबल कोऑपरेशन से एनवायरनमेंट को बचाना, गरीबी और बीमारी से लड़ना। और एक खास बात यह थी कि हर लोकल गवर्नमेंट को अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाने के लिए कहा गया। भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही जरूरी है और इसका एक 3 स्टेप प्रोसेस है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिए। स्टेप 1 है आइडेंटिफिकेशन, मतलब सर्वे और मैपिंग करके रिसोर्सेज की एक लिस्ट बनाना। स्टेप 2 है प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब सही टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का फ्रेमवर्क तैयार करना। और स्टेप 3 है मैचिंग, मतलब रिसोर्स प्लान्स को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ अलाइन करना। रिसोर्स कंजर्वेशन की बात महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही कह दी थी। उनका ये फेमस कोट है, हमारे पास हर किसी की जरूरत के लिए तो बहुत है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे
और प्रोडक्शन बाय द मासेस यानी आम लोगों द्वारा उत्पादन के पक्ष में थे। चलिए, अब हम अपने सबसे बेसिक और फंडामेंटल रिसोर्स यानी लैंड को एक केस स्टडी की तरह समझते हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज, खेती से लेकर इंडस्ट्री तक, सब जमीन पर ही होती हैं। पर याद रखिए, ये एक फाइनाइट रिसोर्स है, हम इसे बढ़ा नहीं सकते। ये चार्ट दिखाता है कि इंडिया की लैंड कितनी वेरिड है। देखिए, 43% हिस्सा प्लेन्स हैं जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बैकबोन हैं। 30% माउंटेन्स हैं जहां से हमारी नदियां निकलती हैं और जो टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी 27% प्लेटूज हैं जो मिनरल्स और फॉरेस्ट का स्टोर हाउस हैं। हर लैंडफॉर्म का अपना यूनिक रोल है। इन चार्ट से पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में हमारी लैंड यूज पैटर्न में काफ़ी बदलाव आया है। एक अच्छी खबर है कि फॉरेस्ट कवर 18% से बढ़कर 23% हो गया है। लेकिन एक चिंता की बात भी है, परमानेंट पास्चर्स यानी चारागाहों के लिए ज़मीन कम हो गई है। इसका सीधा असर हमारे लाइवस्टॉक पर और रूरल इकोनॉमी पर पड़ता है। जब लैंड की क्वालिटी कम हो जाती है तो उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इसके मेन रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग और ओवर इरिगेशन। और मजे की बात यह है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके कॉज में ही छिपा है। डिफॉरेस्टेशन का सॉल्यूशन है एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना। ओवरग्रेजिंग का सॉल्यूशन है प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट। इस तरह हर प्रॉब्लम का एक डायरेक्ट सॉल्यूशन मौजूद है। अब हम बात करते हैं एक और सुपर इंपॉर्टेंट रिसोर्स की, सॉइल। याद रखिए, लैंड और सॉइल एक ही चीज नहीं है। सॉइल लैंड की सबसे ऊपरी परत है जो लिविंग है और लाइफ को सपोर्ट करती है। और हाँ, ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, ये टेबल इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है, इंडिया के सॉइल टाइप्स को मास्टर करने की निंजा टेक्निक। तो चलिए इसे एक एक करके डीकोड करते हैं। सबसे पहले अलूवियल सॉइल, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है और गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र नदियों से बनती है। शुगर केन और व्हीट के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल, इसे रेग्यूलर सॉइल भी कहते हैं, कॉटन के लिए फेमस है। इसका एक्स फैक्टर क्या है? इसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी, और सूखने पर इसमें क्रैक्स आ जाते हैं जिससे सेल्फ एरेशन होता है। फिर आती है रेड एंड येलो सॉइल, ये कम रेनफॉल वाले एरियाज में मिलती है। इसका रेड कलर आयरन की वजह से है और जब पानी मिलता है तो ये येलो दिखती है। चौथी है लैटेराइट सॉइल, ये हैवी रेनफॉल वाले हिली एरिया में बनती है। इंटेंस लीचिंग के कारण ये चाय, कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है। पांचवी, एरिड सॉइल, ये राजस्थान में मिलती है, साल्टी होती है पर इरिगेशन से खेती लायक बन सकती है। और आखिर में फॉरेस्ट सॉइल, जो हिमालयन रीजन्स में मिलती है और वैलीज में फर्टाइल होती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके फाइनल रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो हमने सॉइल के टाइप्स तो समझ लिए, पर अब इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, सॉइल इरोजन। और हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी इस प्रेशियस टॉप सॉइल को खोने से कैसे बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन का सीधा सा मतलब है मिट्टी की ऊपरी फर्टाइल परत का कट जाना या बह जाना। इसके ह्यूमन कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन और फॉल्टी फार्मिंग, और नेचुरल कॉजेज हैं हवा, पानी। जब पानी डीप चैनल्स बना देता है उसे गली इरोजन कहते हैं, और जब एक लार्ज एरिया से पूरी टॉप लेयर बह जाती है उसे शीट इरोजन कहते हैं। तो हम इस प्रेशियस टॉप सॉइल को बचाएं कैसे? इसके लिए कुछ बहुत इफेक्टिव मेथड्स हैं। कंटोर प्लाउइंग, जिसमें ढलान पर पैरेलल जुताई करते हैं ताकि पानी का फ्लो स्लो हो जाए। टेरेस फार्मिंग, जिसमें पहाड़ों पर सीढ़ियां बनाकर खेती करते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें फसलों के बीच घास की स्ट्रिप्स छोड़ते हैं। और शेल्टर बेल्ट्स, जिसमें खेतों के किनारे पेड़ लगाते हैं ताकि हवा की स्पीड कम हो सके। चलिए, अब चैप्टर के एंड में आ गए हैं तो फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ये 4 डेफिनेशंस तो आपको बिल्कुल रट लेनी है। रिसोर्स जो 3 कंडीशंस पूरी करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी फ्यूचर को माइंड में रखकर डेवलपमेंट करना, सॉइल इरोजन यानी टॉप सॉइल का वॉश अवे होना, और एजेंडा 21 जो रियो समिट का आउटकम था। और अब ये कुछ सवाल आपके लिए। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स क्या हैं? इंडिया के 6 मेजर सॉइल टाइप्स के नाम बताइए। और जरा सोचिए, लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन में क्या डिफरेंस है? इन सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।